सर हमारे 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, नाम तो आपको दिख ही रहा है। हमारे 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं सिंपल बता रहा हूं, रटा रटाई छोड़ दो। सिंपल, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जैसा ये बोर्ड पर बना हुआ है वैसा स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ये बताता है कि पूरे साल में हमारे देश में कितनी फॉरेन करेंसी आई और पूरे साल में हमारे देश से कितनी फॉरेन करेंसी गई। ये स्टेटमेंट क्या बताता है? ये स्टेटमेंट क्या बताता है? हमारे देश में पूरे साल में कितनी तो फॉरेन करेंसी आई है और हमारे देश से पूरे साल में कितनी फॉरेन करेंसी गई है। अगर फॉरेन करेंसी आती है तो इस स्टेटमेंट में प्लस हो जाती है, और फॉरेन करेंसी जाती है तो इस स्टेटमेंट में माइनस हो जाती है। बच्चे बोलते हैं अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है? अरे बड़ा आसान है। आप हमारी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट करोगे, मान लो आपने यूएसए में एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट करने वाला बंदा आपको क्या देगा? फॉरेन करेंसी में पेमेंट देगा, तो आपके देश में फॉरेन करेंसी आएगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे, फॉरेन करेंसी आएगी। अच्छा, बाहर वाले लोग हमारे देश में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी देश में फॉरेन करेंसी आएगी। बाहर वाले लोग हमारे देश में ग्रांट एंड डोनेशंस दे रहे हैं, तो भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। और जाएगी कब फॉरेन करेंसी? बहुत सारे केस में जा सकती है, बहुत सारे केस में जा सकती है। हमने गुड्स इंपोर्ट किए, अब गुड्स इंपोर्ट करने में क्या होता है? गुड्स इंपोर्ट करने में क्या होता है? हमने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, तो जब हम इंपोर्ट्स करेंगे तो इंपोर्ट्स का पेमेंट किस में होगा? फॉरेन करेंसी में होगा। तो जब इंपोर्ट्स का पेमेंट फॉरेन करेंसी में होगा तो हमारे देश से फॉरेन करेंसी जाएगी। और कब फॉरेन करेंसी जा सकती है? हमारे लोगों ने बाहर जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो इंडिया के किसी रेसिडेंट ने, इंडिया के बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो फॉरेन करेंसी चली जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो शो करता है इनफ्लो आना, आउटफ्लो जाना ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कब आएगी जाएगी? फॉरेन करेंसी कब आएगी जाएगी? जब ट्रांजैक्शंस होंगे, किसके साथ? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद ROW। ROW से ट्रांजैक्शन कौन करेगा? इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, ROW से ट्रांजैक्शन हाउस होल्ड्स कर सकते हैं, ROW से ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, ये लोग कर सकते हैं। ROW से ट्रांजैक्शन हमारे देश की सरकार भी कर सकती है। पॉइंट ये है, ROW से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसकी वजह से फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है, तो वो जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा जाता है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लैरिटी कहां चाहिए? क्लैरिटी कहां चाहिए? क्लैरिटी बेटा यहां चाहिए, क्लैरिटी बेटा यहां चाहिए, क्लैरिटी बेटा यहां चाहिए। जो क्या होता है, जो क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। फॉरेन करेंसी आएगी तो प्लस, जाएगी तो माइनस। या ऐसे भी बोल सकते हो, फॉरेन करेंसी आती है तो बीओपी अकाउंट में क्रेडिट करी जाती है, और फॉरेन करेंसी जाती है तो बीओपी अकाउंट में डेबिट करी जाती है। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जो आए सो प्लस यानी क्रेडिट, जो जाए सो माइनस डेबिट। बोलो आया? बोलो आया? तो बीओपी क्या है? आपसे बोले को यार बीओपी को डिफाइन करो, तो डेफिनेशन सिंपल बोलो, बीओपी एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि एक कंट्री ने पूरे साल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी आई इनफ्लो या गई आउटफ्लो। तो व्हाट इज बीओपी? बोलो, बीओपी इज अ स्टेटमेंट शोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर।
तो व्हाट इज बीओपी? अपने को फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए। टॉपिक नंबर 1 आया हमारा, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है शोइंग क्या? ऑल मॉनेटरी यानी मनी ट्रांजेक्शंस या ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बोलो आती है बात समझ में? बीओपी क्या है? एक स्टेटमेंट है जो ये शो करता है कि एक कंट्री ने पूरे साल में आरओडब्ल्यू से कितने ट्रांजैक्शन किए। फॉरेन करेंसी आना प्लस 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 हो जाता है, फॉरेन करेंसी का जाना माइनस 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 हो जाता है। बोलो आया? आना यानी क्रेडिट, जाना यानी डेबिट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए ऊपर वाले। बीओपी में कंटेन ट्रांजैक्शंस लाइक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इससे फॉरेन करेंसी आएगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इससे फॉरेन करेंसी जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फॉरेन करेंसी आएगी। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाहर वाले लोगों ने इंडिया में पैसा डोनेट किया, फॉरेन करेंसी आएगी। आएगी तो प्लस, जाएगी तो माइनस। ठीक है, तू आके दिखा तो प्लस हो जा, तू जाके दिखा तो अरे आना यानी प्लस, जाना यानी माइनस, आना यानी क्रेडिट, जाना यानी डेबिट। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। नहीं समझ में आ रहा क्या? इस स्टेटमेंट को देखकर बस ये पता चलता है कि एक साल में पूरे देश में कितनी फॉरेन करेंसी आई है या कितनी फॉरेन करेंसी गई है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे समझो। सर इस स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं। इस स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कंपोनेंट इसका होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट इसका होता है करंट अकाउंट और तीसरा कंपोनेंट इसका होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। प्यार का नाम ORA, निकनेम है ये इसका, प्यार का नाम है। जैसे आपका भी घर पे कोई निकनेम होगा, क्या है घर पे आपका निकनेम? मान लो सोनू है, तो वैसे इसका निकनेम ORA है, इसको ORA ही बोलते हैं सब। ठीक है, अच्छा अब सुनो, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कीप इट सिंपल, खिचड़ी नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। जो ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हुए हैं, जिनसे असेट या लायबिलिटी अफेक्ट हो, क्या अफेक्ट हो? असेट या लायबिलिटी, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? अगर इंडिया के लोगों के, किसके? इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके अगर आउटसाइड इंडिया वाले असेट लायबिलिटी अफेक्ट हो जाए, या जो लोग बाहर रहते हैं उनके इंडिया के असेट लायबिलिटी अफेक्ट हो जाए, तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अरे अरे अभी समझाऊंगा, तुम घबराओ मत। जिनको नहीं समझ में आया 20 बार समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, अभी पहले जिस्ट को पकड़ो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो अफेक्ट करते हैं असेट लायबिलिटी पोजीशन इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है या तो इंडिया के जो लोग हैं उनके बाहर की असेट लायबिलिटी अफेक्ट हो, या जो बाहर के लोग हैं उनके इंडिया के असेट लायबिलिटी अफेक्ट हो। असेट लायबिलिटी अफेक्ट होने से मतलब है असेट लायबिलिटी या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। देखो आराम से चलेंगे, हौले हौले। एक एग्जाम्पल मैंने इसको समझाने के लिए बनाया। एक लेडी है लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी इंडिया की हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब लक्ष्मी को पैसों की जरूरत थी तो लक्ष्मी यूएसए गई और लक्ष्मी ने यूएसए से $20,000 का लोन ले लिया।
अब मुझे बताओ, अगर लक्ष्मी ने यूएसए से $20,000 का लोन लिया, तो क्या लक्ष्मी की यूएसए में लायबिलिटी इंक्रीज हो गई? हो गई। तो लायबिलिटी ऑफ लक्ष्मी इंक्रीज हो गई इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज यूएसए। तो ये क्या हुआ बेटा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या हुआ बोलो? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। वैसे एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। राम है, राम, नाम ही इनका तो राम है। राम इंडिया के हैं, राम रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। राम गए यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे यूएई में भी दुबई में गए, यूएई में भी दुबई में गए, और दुबई में जाके चकाचक जमीन खरीद ली 50 लाख रुपए की। हमार लड़के ने यूएसए में जाके, सॉरी यूएई में जाके जमीन खरीद ली। तो हमारे लड़के के इंडिया के बाहर के एसेट बढ़ गए क्या? बोलो यार। अरे यार, मेरे लड़के ने, राम मेरा ही लड़का है, मतलब हमारा लड़का, हमारे देश का लड़का है, हमारे देश के लड़के ने अगर यूएसए में जाके जमीन खरीद ली, जमीन होती है ना लैंड, लैंड समझते हो ना बेटा, जमीन लैंड, लैंड खरीद लिया, तो भैया हमारे लड़के के इंडिया के बाहर के एसेट्स बढ़ गए। तो दिस इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो, इंडिया के लोगों के, अगर इंडिया के बाहर के एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होंगे, या बाहर के लोगों के इंडिया के एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होंगे, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझ में आती है बात? व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? देखो क्या लिखा है, जो ट्रांजैक्शंस इंडिया के लोगों के, इंडिया के लोगों के, ये इंडिया के लोगों के तेरा ध्यान किधर है? इको इधर है, देखा? ये चाहिए नहीं, फिर फोकस करो। और बच्चे बोलते हैं सर ये इंग्लिश में क्यों लिखी हुई है हिंदी? इसे व्हाट्सएप इंग्लिश बोलते हैं। आपकी जनरेशन को वही समझ में आती है, यू वेरी वेल नो। क्यों सुंदर लड़के है ना? तो सुंदर नहीं है, बता, बोल, तू बोल दे नहीं है, मतलब बदसूरत है, लड़की नहीं है। वो बोल रहा है लड़का ही नहीं हूं मैं। लड़का बोला है मैंने, एक बार भी लड़की नहीं बोला, पहली चीज तो। आओ, तू है क्या ये बता? लड़का है, सुंदर है? बोले कैसा सवाल पूछा है सर आपने। तो देखो क्या लिखा है, जो ट्रांजैक्शंस इंडिया के लोगों के, इंडिया के बाहर के एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, या फिर जो ट्रांजैक्शन बाहर वाले लोगों के इंडिया के एसेट लायबिलिटी अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने एक बेस समझाया, डेफिनेशन ऐसे नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बट रियल मतलब यही है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट का रियल सेंस में मतलब समझना है ना, तो वो यही है, या तो इंडिया के लोग इंडिया के बाहर जाके एसेट खरीदें, लायबिलिटी खरीदें, उन्हें चुकाएं, या बाहर के लोग इंडिया आके एसेट लायबिलिटी खरीदें। बट डेफिनेशन वाइज क्या है? कैपिटल अकाउंट, सिंगल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस are those transactions which affect asset liability position of a country in relation to rest of the world। अगर एक देश के एसेट लायबिलिटी जो दूसरे देश में है वो अफेक्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बोलो आया? अरे आया क्या सर? अब मुझे एक्चुअल में क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ाने थे, मुझे पढ़ाने थे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ाया। अब समझो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अब इधर देखो, लक्ष्मी ने $20,000 का लोन लिया है, उस पे लक्ष्मी ने इंटरेस्ट पे कर दिया $1,000 का। सर इंटरेस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर होता है।
तो जब आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट पे करने से कोई लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हुई, तो इंटरेस्ट पे करना बेटा क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसी तरीके से राम ने जमीन खरीदी थी। अब राम को जमीन पे रेंट मिल गया। कितने का रेंट मिल गया? $10,000 का। अब ये जो रेंट मिला है इससे कोई असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे। इन दिस ट्रांजैक्शन असेट्स आर नॉट अफेक्टेड। तो जो ये रेंट मिला है ये भी एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। देखो सुनो, मैंने क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट हैं। इसको एक बार के लिए भूल जाओ, है ना। ओआरए को एक बार भूल जाओ, वो बाद में आएगा। बात करो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की। तो जिन ट्रांजैक्शन से असेट लायबिलिटी अफेक्ट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट है, जिनसे असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होते हैं वो करंट अकाउंट है। तो आपसे कोई पूछे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या, तो आप बोलोगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस causes inflow outflow of foreign exchange, मतलब इनसे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, बट इट डज नॉट अफेक्ट asset and liabilities, but it does not affect asset and liabilities of a country in relation to ROW। पर इनसे क्या नहीं अफेक्ट होते? असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होते। आज इंडिया के बाहर से आपको कोई भी इनकम आ रही है, कोई भी एक्सपेंस आ रहा है, वो नॉर्मली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन सीखी है। तो बताओ, पहले आपसे कोई पूछे बीओपी के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो बोले बीओपी के 3 कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हाल फिलहाल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट पे। क्या डेफिनेशन सिखाई मैंने करंट अकाउंट की? टॉपिक नंबर 3, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करेगा? फॉरेन करेंसी का आना, फॉरेन करेंसी का जाना। किस वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट अफेक्ट assets and liability status of a country in relation to rest of the world। जिन ट्रांजैक्शंस को करने से, जिन ट्रांजैक्शंस को करने से क्या नहीं अफेक्ट हो रहे? असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे। जिन ट्रांजैक्शंस को करने से क्या नहीं अफेक्ट हो रहे? असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे। दोस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलिए क्या बोल रहा हूं? जिन ट्रांजैक्शंस को करने से असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे, दोस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बोलो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन records receipt and payment on account of transactions which do not affect asset or liabilities in relation to ROW। तो पढ़ो क्या लिखा है, बोलो। Do not affect assets liability status of a country in relation to ROW। ठीक है, यही बात रिपीट हो रही है। दोस ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज असेट लायबिलिटीज ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कोई डाउट? बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट? इजी है। असेट लायबिलिटी अफेक्ट होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होगा तो करंट अकाउंट में आएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो यार। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, सिर्फ इस डायग्राम को देखो, पहले डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इस डायग्राम को देखो।
बेटा करंट अकाउंट में दो तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। करंट अकाउंट में दो तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। आपसे कोई पूछे यार करंट अकाउंट में क्या आता है, आपसे कोई पूछे यार करंट अकाउंट में क्या आता है, तब क्या बोलोगे कि करंट अकाउंट में दो तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। कौन कौन से? बोले विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। व्हाट इज विजिबल ट्रेड, व्हाट इज इनविजिबल ट्रेड? बेटा विजिबल ट्रेड पढ़ो एक बार। विजिबल ट्रेड सिंपली मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, कोई सा भी गुड हो, गुड गुड कोई सा भी गुड हो, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहलाता है विजिबल ट्रेड। तो आज आप एक चीज समझो, आप जितने भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस करते हो और जितने भी इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस करते हो वो हमेशा विजिबल ट्रेड माने जाते हैं और विजिबल ट्रेड हमेशा करंट अकाउंट में आता है। तो अगर आप पेपर में सवाल कर रहे हैं और आ रहा है एक्सपोर्ट हुआ, आ रहा है इंपोर्ट हुआ, तो वो हमेशा कहां दिखाओगे? करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में भी कहां दिखाओगे? विजिबल ट्रेड में। अब इसके पीछे लॉजिक बताता हूं। एक्सपोर्ट माने होती है सेल और इंपोर्ट होती है परचेजेस। अब मुझे बताओ सेल और परचेज पीएनएल में आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं? सेल परचेज पीएनएल में आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं? पीएनएल में आते हैं। सेल परचेज तो पीएनएल में आते हैं। तो जब सेल परचेज पीएनएल में आते हैं तो इनको करंट अकाउंट माना जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट? करंट अकाउंट, क्योंकि इससे आपके एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे, आउटसाइड इंडिया के अफेक्ट नहीं हो रहे। तो याद रखो विजिबल ट्रेड क्या है? बोलो विजिबल ट्रेड मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, इसे विजिबल ट्रेड क्यों बोलते हैं? इसका सिंपल लॉजिक है, गुड्स टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जो दिखाई दे, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। आज ये पोडियम है, ये मुझे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टेंजिबल है, मैं इसको छू पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ये पोडियम में इंडिया के बाहर भेजूंगा तो जाता हुआ दिखेगा? जाता हुआ दिखेगा, ट्रक में जा रहा होगा, प्लेन में जा रहा होगा, बस में जा रहा होगा, जाता हुआ तो दिखेगा। वैसे अगर ये कोई फर्नीचर का ऐसा ही कोई पीस इंडिया के बाहर से आएगा तो आता हुआ भी दिखेगा, इसलिए से विजिबल बोलते हैं। बोले गुड्स दिखाई देते हैं। बोलो विजिबल ट्रेड इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स कैन बी सीन क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, जब वो गुड्स उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो हमें दिखाई देंगे, इसलिए इट इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। अब एक बात अपने मन में सेट कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी चीज का हो करंट अकाउंट में ही आएगा। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, कई बार पेपर में ऐसे बोल देता है एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हुआ है, या कई बार पेपर में बोल देता है इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हुआ है। तो बच्चे देखते हैं यार प्लांट एंड मशीनरी तो असेट है, तो बोले प्लांट एंड मशीनरी तो असेट है, कैपिटल अकाउंट में दिखा दो। नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी आइटम का हो, चाहे फर्नीचर का, चाहे प्लांट मशीनरी का, चाहे किसी भी आइटम का हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा करंट अकाउंट में ही आएगा। याद रखोगे ये बात? तो अभी आपसे कोई पूछे विजिबल ट्रेड क्या है, तीन बातें लिख के आना पहले। पहली चीज, विजिबल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड मर्केंडाइज ट्रेड। मर्केंडाइज माने गुड्स ही होता है। विजिबल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड मर्केंडाइज ट्रेड। विजिबल ट्रेड मीन्स export and import of goods. Visible trade is called visible trade because goods can be seen crossing the borders of a country. कोई दिक्कत? विजिबल ट्रेड आया तो करंट अकाउंट का पहला कंपोनेंट तो हो गया विजिबल ट्रेड। करंट अकाउंट में एक तो विजिबल ट्रेड आता है, और क्या आता है करंट अकाउंट में?
एक करंट अकाउंट में आता है इनविजिबल ट्रेड, एक करंट अकाउंट में आता है इनविजिबल ट्रेड। अब अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर इनविजिबल ट्रेड क्या है, अब इनविजिबल ट्रेड में पहले समझो सर्विसेज आती हैं, ये नीचे के 3 पॉइंट छोड़ दो। इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज आती हैं। अब सर्विसेज दिखाई देती हैं क्या? नहीं दिखाई देती। टेंजिबल होती है क्या? नहीं, इनटेंजिबल होती हैं। सर्विस आप देख नहीं सकते, सर्विस आप सूंघ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? आज मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, ये भी तो एक सर्विस है। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं हवा में तैरता नजर आ रहा है कि अरे वो बहरी इकोनॉमिक्स, अरे वो रहा बीओपी, कितना सुंदर है, वाओ, लाल पंख है उसके। नहीं ना, नहीं ना, सर्विसेज दिखती नहीं है, सर्विस इनटेंजिबल होती है। तो जब सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। और नाम से ही क्लियर है, इनविजिबल ट्रेड इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड बिकॉज सर्विसेज कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, बाउंड्री, बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वो दिखाई नहीं देती हैं। बोलो आया? अरे माता रानी कृपा करो थोड़ी, अभी मैं शीट से नहीं पढ़ा रहा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी कृपा करो अपने भक्तों पे, पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा भला होगा हमारा, आप पढ़ोगे भला हमारा होगा, थोड़ी कृपा करो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? क्या बोला मैंने? इनविजिबल ट्रेड इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स है ही नहीं, हटाओ मरो जाओ। इनविजिबल ट्रेड इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड बिकॉज सर्विसेज कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल है आया? अब इनविजिबल ट्रेड के भी 3 बच्चे हैं, मतलब इसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैक्टर सर्विस का, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉन फैक्टर सर्विस का, और एक करंट ट्रांसफर। ठीक है, आराम से हौले हौले बात करेंगे, हौले हौले। सर फैक्टर सर्विस क्या होती है बताओ? इतनी बार पढ़ा दिया। व्हाट इज फैक्टर सर्विस? LLCE, LLCE, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अच्छा मुझे बताओ, अब मैं इंडिया बैठा हूं, इंडिया में बैठा हूं ऐसे चिल, इंडिया के बाहर के लोगों को मैंने लैंड दे दिया किराए पे, लेबर दे दी, उनके लिए कोई काम कर दिया, कैपिटल दे दी, एंटरप्रेन्योरशिप दे दी, तो बदले में मुझे उनसे क्या मिलेगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उन्हें बोलते हैं फैक्टर सर्विस। अगर आप फैक्टर सर्विस इंडिया से ROW को दोगे तो हो गया एक्सपोर्ट, और बाहर के लोग इंडिया वाले लोगों को फैक्टर सर्विस देंगे तो हो गया इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है कि या तो इंडिया के लोगों ने बाहर वाले लोगों को LLCE दिया, या बाहर वाले लोगों ने इंडिया वाले लोगों को LLCE दिया। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो आया? अरे आया? अब सर जब हम लैंड देते हैं तो लैंड इंडिया में ही है, लैंड किराए पे दिया जा रहा है, वो सर्विस है। ये मत बोलो लैंड तो दिखता है, लैंड तो दिखता है। हाँ मुझे पता है लैंड दिखता है, पर लैंड उठ के बाहर नहीं जा रहा। लेबर तो काम करती है, काम तो वैसी सर्विस है। लोन देना, कैपिटल का लोन देना, वो भी एक सर्विस है। एंटरप्रेन्योरशिप अपना दिमाग लगा के बिजनेस चलाता है, वो भी एक सर्विस है। ये फैक्टर सर्विस है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अगर आप इंडिया के बाहर दोगे तो एक्सपोर्ट हो गया, और बाहर के लोग इंडिया में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देंगे तो इंपोर्ट हो गया। तो ये हो गया एक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में एक तो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गई वेजेस, वो मिलती है लेबर के लिए। और इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में रेंट आएगा जो लैंड पे मिलता है, इंटरेस्ट आएगा जो कैपिटल पे मिलता है, और प्रॉफिट आएगा जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। क्लियर है? अरे बोलो यार। और आप सबने पढ़ रखा है नेशनल इनकम में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में भी फिर 4 चीजें आती हैं।
मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन। और इन्वेस्टमेंट इनकम को आप याद हो तो एक और नाम से जानते थे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते थे, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, यही तो होता था। फिर प्रॉफिट के भी 3 बच्चे होते थे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सब मैं बताऊंगा नहीं, आपको पहले से पता है, ये मैंने एक रिकैप कराने के लिए बोल दिया। तो इनविजिबल ट्रेड में एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस आ गया, ओके सर। अब नॉन फैक्टर सर्विस क्या होती है? तो कोई भी दूसरी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, वो नॉन फैक्टर सर्विस होती है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बहुत सारी सर्विस है यार दुनिया में, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोचिंग है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एलएलसीई का किया तो फैक्टर सर्विस, और एलएलसीई के अलावा कुछ भी किया तो नॉन फैक्टर सर्विस। कोई डाउट? बोलो यार, कोई डाउट? लास्ट, करंट ट्रांसफर्स। व्हाट इज करंट ट्रांसफर? करंट ट्रांसफर बोल लो, या ट्रांसफर इनकम्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स बोल लो। करंट ट्रांसफर्स, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? वन साइडेड इनकम्स। याद है वन साइडेड इनकम क्या होती थी? पढ़ी हमने सब नेशनल इनकम में। सर वन साइडेड इनकम वो इनकम होती है जहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फ्री फोकट की इनकम है, वन साइडेड इनकम है। मैंने किसी को कोई लैंड नहीं दिया, कोई लेबर नहीं दी, कोई कैपिटल नहीं दिया, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दी, सामने वाले ने फ्री में पैसा दे दिया, गिफ्ट मिल गया मुझे। मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू था, इसने मुझे गिफ्ट दे दिया। मेरी शादी हो रही थी, इसने मुझे गिफ्ट दे दिया। ये बहुत गरीब है, मैंने इसको डोनेशन दे दी। इसके पापा ने इसको पॉकेट मनी दे दी। ये बहुत होनहार स्टूडेंट है, तो इसको स्कॉलरशिप मिल गई, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, पॉकेट मनी, ये सब क्या होती हैं? ट्रांसफर इनकम्स। ऐसी इनकम जिसके बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ता। गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये सब होती हैं ट्रांसफर इनकम। ये भी किसका पार्ट है? इनविजिबल ट्रेड का। तो एकदम सिंपल कर लो, करंट अकाउंट में मोटा मोटी 2 चीजें आएंगी, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। और इनविजिबल ट्रेड में मोटा मोटी 3 चीजें आएंगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, करंट ट्रांसफर यानी ट्रांसफर इनकम। कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? श्योर? सोच लीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इजी, विजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल में फैक्टर, नॉन फैक्टर और करंट ट्रांसफर। और फैक्टर इनकम में वैसे तो RWIP होता है, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, बट ठीक है थोड़ा टेक्निकल बोलें तो फैक्टर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो हो गया वेजेस सैलरी, और इन्वेस्टमेंट इनकम जिसमें आ गया रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट मिलेगा लैंड पे, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, और प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप पे। डन? तो आपसे कोई पूछे कि भैया करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो करंट अकाउंट का मीनिंग तो हो गया। अब आपसे कोई कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट पूछेगा तो क्या क्या बोलोगे? आप बोलोगे कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट आर एज अंडर। पहला क्या था? विजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज विजिबल, या इसे मर्केंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्केंडाइज, MERCHANDISE, मर्केंडाइज ट्रेड। इट इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड देयरफॉर कैन बी सीन, उन्हें देखा जा सकता है, while क्रॉसिंग द बॉर्डर। इनविजिबल ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। दिस इज बिकॉज सर्विसेज आर intangible and
कैन नॉट बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब सर्विस में भी क्या क्या आया, एक तो आई फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम्स। It includes compensation of employees and investment income, which is rent, interest and profit. Non-factor service include all services which are not factor services. फैक्टर के अलावा जो भी है वो नॉन फैक्टर है, लाइक बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस एटसेट्रा। और लास्ट क्या आया था बताओ, करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर इज यूनिलेटरल रिसिप्ट। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। वन साइडेड क्यों है, तुम मुझे पैसा दोगे, मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा, ये फ्री फोकट की इनकम है। यूनिलेटरल रिसिप्ट या पेमेंट। एग्जांपल वन साइडेड इनकम्स की क्या हुए, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेस माने वही गिफ्ट ही होता है, एक जना दूसरे जने को फ्री में पैसा भेज रहा है एटसेट्रा। क्लियर है, करंट अकाउंट क्लियर है। 1 मिनट दे रहा हूं, करंट अकाउंट को रीड करो फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई, तो अब हो गया करंट अकाउंट। क्या हो गया, करंट अकाउंट। मैंने आपको टाइम भी दे दिया, कोई डाउट है आप पूछ लो, नहीं तो अब थोड़ा सा और आगे एलोबरेट करते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है सर। अब देखो आगे क्या बोल रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। अब सर बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें 2-3 अलग अलग फॉर्मूलाज मैं आपको सिखा दूंगा पेपर में क्वेश्चन करने के लिए। पेपर में क्या करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। मतलब होता क्या है ना, फॉर्मूला सारे एक ही हैं, बट कई बार पेपर में डेटा ऐसा आ जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो वैसे बुक्स में तो यही फॉर्मूला है जो यहां लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको 2-3 अलग अलग तरीके से इस प्रोविजन को करना बता दूंगा, जिससे अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हम उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। देखना इधर, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया विजिबल ट्रेड। पढ़ाया, सबसे पहले विजिबल ट्रेड पढ़ाया क्या, पहले बताओ। विजिबल ट्रेड क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। विजिबल ट्रेड क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यही था विजिबल ट्रेड। अब जब आप विजिबल ट्रेड का बैलेंस निकालते हो, बैलेंस कैसे निकलेगा देखना, उसे बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं, या उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं, एक ही बात है। ट्रेड बैलेंस बोल लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल लो, ये कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, बस इतना सही है इसका फॉर्मूला। अब अगर बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है मतलब सरप्लस बैलेंस है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। नेगेटिव बैलेंस है मतलब
डेफिसिट है। डेफिसिट माने शॉर्टेज, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। सॉरी, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। सरप्लस आया तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। डेफिसिट आया तो एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। नॉर्मल है, मतलब देखो इसका बैलेंस निकाल लो। बैलेंस जो भी आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी आती है और इंपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी जाती है। तो पॉजिटिव बैलेंस हमारे लिए अच्छा है, नेगेटिव बैलेंस हमारे लिए खराब है। पॉजिटिव बैलेंस से मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, और नेगेटिव बैलेंस से मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, सॉरी इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। बोलो आ रहा है? बस यही होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। पता है क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे देगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे देगा, दोनों का अमाउंट बता देगा और बोलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो। ठीक है साहब, निकाल देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते ही आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? बोलो क्लियर है? पॉजिटिव आया तो सरप्लस, नेगेटिव आया तो डेफिसिट। कोई डाउट? ये इजी है, फिर बाकियों में दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखना, देखो इसके 3 नाम है। पहले टॉपिक की हेडिंग क्या है? एस्टिमेशन ऑफ बैलेंसेस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। अब इसको आप ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हो, आप इसको मर्केंडाइज बैलेंस भी बोल सकते हो, और आप इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हो। क्या लिखा है? ट्रेड बैलेंस रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसे एम से डिनोट किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है? आगे क्या लिखा है? अब इसमें या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। ट्रेड सरप्लस आया है मतलब व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स। ट्रेड डेफिसिट आया मतलब व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। सरप्लस बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं और ट्रेड डेफिसिट को अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। बोलो आया? अरे आया क्या? अरे आया? चलो, कोई डाउट? अब अगला बैलेंस आता है, ये मेन है, इनविजिबल बैलेंस। क्या? इनविजिबल बैलेंस। अब सुनना, बोर्ड पे देखना ध्यान से क्या समझा रहा हूं। सर आप अगर ये फॉर्मूलाज रट रहे हो ना तो आप बेवकूफ हो, सच बता रहा हूं। बिल्कुल भी इन फॉर्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिक से चलो। पहले मुझे ये बताओ सभी स्टूडेंट्स, मैं इनविजिबल बैलेंस तो निकालना सिखा दूंगा, वो छोड़ दो। 3 फॉर्मूले सिखा रहा हूं इसके, 3। जो आपको सुंदर लगे याद रख लेना, पर पेपर में क्वेश्चन करते वक्त कोई भी फॉर्मूला काम आ सकता है। मुझे यह बताओ, सबसे पहले इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड हमने पढ़ा, इनविजिबल ट्रेड में क्या क्या आता था? फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट्स या करंट ट्रांसफर्स, यही आता था। अब इनविजिबल बैलेंस कैसे निकालोगे? या तो जो सबसे इजी तरीका है मेरे हिसाब से निकालने का, वो है बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स। मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल फॉर्मूला यही है, और ये रेयरली आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा। ये फॉर्मूला रेयरली किसी किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट सच बता रहा हूं सबसे इजी फॉर्मूला यही है। बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स।
क्या मतलब हुआ सर इसका? मैं बताता हूं क्या मतलब हुआ। अब बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस कैसे निकलेगा? अब इसी फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूं। बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस। समझ गए? बोलो। अगर ये समझे तो अब मुझे बताओ बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस कैसे निकलेगा? बताओ बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ, बोलो, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। बोलो आया? और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर कैसे निकलेगा? ट्रांसफर रिसिप्ट्स, जो पैसा ट्रांसफर में आया, माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स, जो पैसा ट्रांसफर में दिया। मतलब जो गिफ्ट डोनेशन आई माइनस जो गिफ्ट डोनेशन दी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बोलो बेटा। अच्छा मुझे बताओ a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, कोई फर्क है क्या? अरे बेसिक मैथ्स पूछ रहा हूं। 2 प्लस 3 क्या होगा? 5। 3 प्लस 2 होगा तो भी 5। कोई फर्क है? तो अब बुक्स में जो फॉर्मूला होता है, सोचो कितने मक्कार हैं। मक्कार समझ रहे हो? कितने मक्कार हैं। बुक में फॉर्मूला होता है, ये तीनों साथ में लिख देते हैं और ये तीनों साथ में लिख देते हैं। इतने मक्कार हैं ये। तो बुक में क्या फॉर्मूला होता है? मैंने भी लिखा है ये वाला फॉर्मूला, टेंशन मत लो, मैं भी मक्कार हूं। एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट्स। ये तो येलो वाले आए गए। ये येलो वाले सारे आइटम तो प्लस के थे और ऑरेंज वाले सारे आइटम माइनस के। माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। इतना इजी है, इतना इजी। आपसे कोई पूछे इनविजिबल बैलेंस कैसे निकलता है, तब बोलना या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे। कर लोगे क्या? अरे बताओ बेटा, कर लोगे क्या? भाई याद, मैं तो कह रहा हूं पहला फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब लॉजिक है। मैं तो यही बोलूंगा। इनविजिबल ट्रेड में 3 चीजें आती हैं, फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस और करंट ट्रांसफर। बेटा आपको गायब कर दिया जाएगा, जुड़वा बहन ढूंढती रहेगी कहां गई मेरी सेकंड हाफ। समझ रहे हो आप? और गौरी को तो हम वैसे ही हो नमः शिवाय कर देंगे। समझ रहे हो आप? चलो, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में? अरे यार पहला वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या? आप तो ये बताओ। बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। अब बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस कैसे निकला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस कैसे निकला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर कैसे निकला? ट्रांसफर रिसिप्ट माइनस ट्रांसफर पेमेंट। फिर येलो वालों को साथ में लिख लिया, ऑरेंज वालों को साथ में लिख लिया। अब 3 फॉर्मूले हैं। पेपर में जो क्वेश्चन को पढ़ के फॉर्मूला काम आए उससे कर लेना। बताओ तीनों फॉर्मूला एक ही तो है, तो मेरे हिसाब से मुझे कौन सा फॉर्मूला याद रखना चाहिए? अगर मेरे में दिमाग है तो ये वाला, अगर तेरे जैसे बच्चे दिमाग बेच खाए हैं तो ये वाला। समझ में आई बात? बता तू कौन सा याद रखेगा? तीनों करने, तीनों। समझ रहा है सुंदर बच्चे? तीनों करने, तीनों। डन है क्या? बोलो आया? अरे आया नहीं आया? तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बट फिर पूछूंगा मैं अभी, तू रुक जा। पहले बताओ सबको यहां तक क्लियर है? तेरे सवाल का जवाब नहीं देता मैं।
इनविजिबल बैलेंस को निकालने का जो भी पॉसिबल फॉर्मूला है वो सारा मैंने यहां पे लिखा रखा है। देखो इनविजिबल बैलेंस में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू आओ बच्चों, तो क्या बोल रहा था मैं, देखना इधर क्या बोल रहा था मैं। आपसे कोई पूछे इनविजिबल ट्रेड क्या है तो आप बोलोगे इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, अब रटने वाले रटे, समझने वाले समझे। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस, ट्रांसफर रिसिप्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस, ट्रांसफर पेमेंट। ये तो तब आएगा जब पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे व्हाट इज इनविजिबल बैलेंस, तो आप बोलोगे इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस, करंट ट्रांसफर रिसीव्ड एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस एंड करंट ट्रांसफर गिवन यानी पेड। अब एक फॉर्मूला ये वाला लर्न कर सकते हो, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल फॉर्मूला यही है, ठीक है। नहीं तो फिर एक फॉर्मूला ये है और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे आया, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस करंट ट्रांसफर रिसीव्ड माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस करंट ट्रांसफर गिवन। बोलो आया। विजिबल बैलेंस और इनविजिबल बैलेंस दोनों निकालना है। विजिबल बैलेंस बोल लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल लो, ट्रेड बैलेंस बोल लो। वो कैसे निकला था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। इनविजिबल बैलेंस कैसे निकला अभी हमने सीख लिया। ध्यान रखो, चाहे विजिबल बैलेंस हो चाहे इनविजिबल बैलेंस हो, सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। और जब आप विजिबल बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस करोगे तो पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। जब आप विजिबल बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस करोगे तो पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकलेगा, ट्रेड बैलेंस यानी विजिबल बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस। डन है क्या, अरे बताओ डन है क्या, बोलो यस और नो। क्लियर है क्या, बताओ भाई। यस सर, यस सर, यस सर।